from today we will start quantum mechanics and I will be your teacher। जी, तो क्वांटम मैकेनिक्स को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में कि ये बेसिकली है क्या। उसके बाद हम लोग जो है इसको प्रॉपर्ली स्टार्ट करेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स पे जाने से पहले हम देखते हैं कि अप टू 1900 क्लासिकल फिजिक्स हैज़ थ्री पार्ट्स। क्लासिकल फिजिक्स थी जो हमारे पास ओल्ड फिजिक्स थी, उसके 3 पार्ट्स थे, जिनमें से फर्स्ट वन था क्लासिकल फिजिक्स, देन थर्मोडायनेमिक्स एंड देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये 3 पार्ट्स थे हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स के अप टू 1900, जिनमें से थर्ड पार्ट जो अभी मैंने आपके सामने बोला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हैज़ 2 डोमेन्स, और ये जो 2 डोमेन्स थी इनके ऊपर जो हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स के लॉज थे जो अभी तक अप टू 1900 तक हम लोग जो है वो यूज़ करते आ रहे थे, वो इन 2 डोमेन्स पे आके फेल हो गए थे। वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे वो लॉज, वो हमारे पास जो भी नियम रूल्स जो कुछ भी था वो सारे का सारा इन सिर्फ 2 डोमेन्स को जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। नाउ वी विल गो टूवर्ड्स दीज 2 डोमेन्स। First one is when the velocity of the object is very high or nearly about 10 to raise power 8 मीटर पर सेकेंड। यानी कि पहली इसकी डोमेन ये थी कि जब हमारे पास कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट एक ऐसी वेलोसिटी के साथ मूव किया जिसकी वेलोसिटी जो है वो अबाउट 10 रेज पावर -8, यानी कि लाइट की वेलोसिटी तक को अप्रोच कर गई। कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट जो इतनी स्पीड से जो है वो मूव की कि उसकी वेलोसिटी जो है वो 10 रेज़ पावर 8 मीटर पर सेकंड के लगभग थी। तो क्लासिकल फिजिक्स जो थी वो इसको एक्सप्लेन करने से कासिर थी, यानी वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई इतनी ज़्यादा स्पीड की चीज़ को। ठीक है, तो फिर वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ी किसी और फिज़िक्स की, तो वहाँ पे हमारे पास जो यहाँ आई वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी, उसका जन्म हुआ। एंड सेकेंड वन इज़ एटॉमिक रियलम, यानी कि हमें पता है एटम के अंदर क्या होता है। हमारे पास से बाहरी शेल्स होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। देन हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है बिल्कुल सेंटर में। उस न्यूक्लियस के अंदर अगर हम लोग घुस जाएं तो वहाँ पे हमें मिलते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो जब हम लोग एटम के अंदर का सारा स्ट्रक्चर हमने स्टडी करना शुरू किया, इतनी बारीकी में हम लोग गए, इतनी छोटी चीज़ों को समझने की कोशिश की, तो वहाँ पे भी क्लासिकल फिजिक्स जो थी वो हमारे पास फेल हो गई। वो यहाँ पे भी उनको एक्सप्लेन ना कर पाई। तो 2 चीज़ें थी, 2 डोमेन्स थी हमारे पास जहाँ पे आके क्लासिकल फिजिक्स फेल हुई थी। वो कौन कौन सी थी? पहली डोमेन थी जब ऐसी ऑब्जेक्ट्स जिनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा थी, और दूसरी के बहुत छोटे लेवल पे यानी एटम के अंदरूनी लेवल पे जब हम गए वहाँ पे भी क्लासिकल फिजिक्स जो है वो अप्लाई ना हो पाई। और यहाँ पे एटॉमिक लेवल पे हमें जिस फिज़िक्स का यहाँ पे जिसकी बर्थ हुई वो हमारे पास थी क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, तो यही हमारे पास जो है हमारा सब्जेक्ट है क्वांटम मैकेनिक्स। हम लोग यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स का जो बर्थ डे है वो हमारे पास होता है 14 दिसंबर 1900। ये वो दिन था जिस दिन हमारे पास मैक्स प्लांक सर ने एक पेपर प्रोड्यूस किया था जिसके अंदर उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को एक्सप्लेन किया था। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस ऐसी रेडिएशंस होती हैं जो हर ब्लैक बॉडी, बेसिकली हमारे पास एक ऐसी बॉडी होती है जो हर तरह की रेडिएशंस को इमिट भी कर सकती है और अब्जॉर्ब भी कर सकती है। ठीक है, तो इस ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को एक्सप्लेन किया था 14 दिसंबर 1900 को मैक्स प्लांक सर ने। और इसी पेपर के अंदर उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था E = h न्यू, और यही E = h न्यू फार्मूला जो है ये हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स की जो है वो कह लो कि उसकी बुनियाद फराहम करता है। ये कह लें कि एक ईंट, अगर किसी मंजिल को पूरी बिल्डिंग को बनाने के लिए हमें ईंट की सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है, तो ये ईंट हमारे पास ये फॉर्मूला था। अगर वो बिल्डिंग हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स है पूरी, तो उस क्वांटम मैकेनिक्स को बनाने के लिए जो पहली ईंट हमें चाहिए थी वो ये फॉर्मूले ने हमें प्रोवाइड की थी। बेसिकली मैक्स प्लांक ने प्रोवाइड की थी इस फॉर्मूले की शक्ल में E = h न्यू। ये E = h न्यू क्या है ये हम लोग इंशाल्लाह पूरा एक तरह से इसको एक्सप्लेन करेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो यहाँ पे सिर्फ आप लोगों के सामने इसका नाम लेना ही काफ़ी था। Here in this paper Planck said that radiation is like a particle and it has some energy। और उन्होंने कहा कि ये जो एनर्जी हमारे पास होती है ना, ये बहुत छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में होती है, और इस एनर्जी के एक पैकेट को उन्होंने जो है ना क्वांटा का नाम दिया। तो यही पैकेट्स ऑफ एनर्जी हमारे पास बेसिकली क्या कहलाते हैं, ये
हमारे पास क्वांटम कहलाते हैं। ओके, तो अभी तक हम लोग जो है वो बेसिक्स ही पढ़ रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स की, तो आपको समझ आ गई क्वांटम लफ्ज़ कहाँ से आया। ये जो एनर्जी ऑफ पैकेट्स होते हैं हमारे पास, इन्हीं को क्वांटम कहा जाता है। उसके बाद 1905 में हमारे पास एक और सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमारे सामने एक और एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि हमारे पास इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स आर रिलीज्ड फ्रॉम और विद इन अ मटेरियल व्हेन इट अब्जॉर्ब्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। यानी कि एक मटेरियल जो है वो हमारे पास ये इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स जो है उनको रिलीज करवाया जाता है मटेरियल से जब उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अब्जॉर्ब किया हुआ होता है। इससे मज़ीद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है ये सारा इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग सिलेबस में एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ तक के लिए आपके लिए यही काफ़ी था बताना यहाँ पे ये ज़रूरी था कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को 1905 में जब सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया था बहुत सक्सेसफुली, तो उन्होंने भी हमारे पास यही फॉर्मूला यूज़ किया था, E = h²। ठीक है, यहाँ पे H हमारे पास प्लांक कांस्टेंट ही है क्योंकि सर प्लांक ने ही हम लोगों को 1900 में ये अपने पेपर के अंदर ये मुतारिफ करवाया था ये फॉर्मूला। उसके बाद 1913 में सर नील्स बोहर ने हमें एटॉमिक मॉडल एक नए अंदाज में पेश किया, और जो उससे पहले रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया हुआ था उसमें काफ़ी सारी गलतियां भी उन्होंने निकाली, और उन्होंने भी इसी फॉर्मूला को यूज़ करके अपना जो न्यू एटॉमिक मॉडल था वो दिया था, और बहुत सक्सेसफुल रहा था ये एटॉमिक मॉडल। देन 1923 में सर A.H. कॉम्पटन ने कॉम्पटन इफेक्ट हमारे सामने जो है वो परफॉर्म करके दिखाया था, और उन्होंने प्रूव किया था कि एक्स रेज जो है वो एक पार्टिकल होते हैं। और इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर पार्टिकल्स एक्स रेज को पार्टिकल्स के साथ स्ट्राइक करके ये प्रूव किया था कि एक्स रेज जो है बेसिकली हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं। देन नेक्स्ट 1927 में डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट जो है वो प्रूव करवाया गया, और बात यहाँ तक ये थी कि सब ने प्लांक जो थे सर उन्होंने जो फॉर्मूला एक्सप्लेन किया था या अपने पेपर में मुतारिफ करवाया था E = h², सब ने जितने भी उसके बाद काम किए उन सब ने इसी फॉर्मूला को यूज़ करते हुए किया, और ये सब के सब काम जो थे वो एक एटम के अंदर जो न्यूक्लियस था उसके भी अंदर ये सारे काम हुए थे, यानी बहुत बारीकी के लेवल पे, छोटे लेवल पे, इसीलिए इस फिजिक्स को क्वांटम फिजिक्स का नाम दिया गया था। लेकिन 1927 तक, ये 1927 तक जितने भी काम हुए थे डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट तक, ये सारे के सारी यहाँ तक जो फिजिक्स थी या यहाँ तक जो क्वांटम मैकेनिक्स थी उसको ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स कहा जाता रहा। लेकिन उसके बाद ये तकरीबन आलमोस्ट जो है 1900 से लेके 1925 to 27 यानी 25 से 27 साल तक की जो फिजिक्स थी हमारे पास, जो इसमें हुई थी, जितनी भी इन्वेंशन हुई थी फिजिक्स के अंदर, उसको ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स का नाम दिया जाता है। उसके बाद हमारे पास एक मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स आई, जो कि हमें उसके अंदर सबसे ज़्यादा वर्क किया था हेज़नबर्ग और एरविन श्रोडिंगर सर, इन दोनों ने काम किया था। हेज़नबर्ग ने अपने तौर पे काम किया था और एरविन श्रोडिंगर सर ने अपने तौर पे काम किया था। जो हेज़नबर्ग सर थे उन्होंने 1925 से अपना वर्क शुरू कर दिया था, और एरविन श्रोडिंगर सर ने उन्होंने 1927 से अपना काम स्टार्ट किया था। दोनों का काम जो था ऑलमोस्ट एक जैसा था, लेकिन दोनों का पर्पस एक था। काम उन दोनों के थोड़े डिफरेंट थे क्योंकि हर बंदे का काम जो है वो करने का तरीका मुख्तलिफ होता है। हेज़नबर्ग सर ने 1925 से मैट्रिक्स मैकेनिक्स जो थी उस पर वर्क करना स्टार्ट किया था, और एरविन श्रोडिंगर ने 1927 में वेव मैकेनिक्स पे काम करना स्टार्ट किया था। कलेक्टिवली इन दोनों के वर्क को हम लोग आज कहते हैं मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स, जो कि आप लोगों का सब्जेक्ट है। इसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स पे और भी बहुत से साइंटिस्ट ने वर्क किया, जस्ट लाइक P.A.M. डिराक, मैक्स बोर्न, W. पॉली, और भी बहुत से साइंटिस्ट थे। लेकिन आई होप सो यहाँ तक हमारे पास जो है वो मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स की एक्सप्लेनेशन ऑफ हिस्ट्री काफ़ी है। अब